मिसलेनियस रिएक्शंस को करेंगे। अब जो हमने हेलोएरीन्स के 2 करे थे, कौन से वाले करे थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब कुछ मिसलेनियस है, तो मिसलेनियस मीन्स कि मिले जुले, तो उसमें हेलो एल्केन्स के भी होंगे, हेलोएरीन्स के भी होंगे, सब मिले जुले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम वर्ट्स रिएक्शन देखेंगे, जो कि 11th में भी तुमने किया है। तो वर्ट्स रिएक्शन में तो देखो बेटा, हमारे 2 हेलो एल्कीन हम लेंगे, इसमें हेलो एल्कीन लेंगे और सोडियम के साथ हम हीट कराते हैं उसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो एक सोडियम दोनों हेलोजेंस को ले जाएगा, एल्काइल एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे और हमें एक एल्केन मिलेगा हैविंग मोर कार्बन एटम्स। तो वर्ट्स रिएक्शन को हम चेन को बढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं भाई। जैसे यहाँ तो 1 कार्बन का था हमारा हेलो एल्केन, मिथाइल था, पर हमें यहाँ पर जो एल्केन मिला वो मिला ईथेन। ठीक है ना बेटा। ऐसे ही हमारा होता है फिटिंग रिएक्शन, जिसमें दोनों ही हेलो एरीन्स होंगे, एल्काइल ग्रुप की जगह क्या होंगे? एराइल ग्रुप। ठीक है, तो जब बेंजीन बेंजीन आपस में जुड़ेंगे तो वहाँ बाईफिनाइल या डाईफिनाइल बन जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? और अगर एक तरफ हेलो एल्कीन हो और एक तरफ हेलो एरीन हो तो दैट इज वर्ट्स फिटिंग रिएक्शन। ये आधा वर्ट्स वाला पार्ट है, आधा फिटिंग वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एक हेलो एरीन ही मिलेगा बट हैविंग एन एल्काइल ग्रुप। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से ये तीनों ही सेम रिएक्शन है, बस हेलो एल्केन और हेलो एरीन को हमने ले रखा है। नेक्स्ट वन इज हमारा अल्मन बाई एराइल सिंथेसिस होती है, इससे भी हमारा बाईफिनाइल ही बनता है, बट ये हम कॉपर के साथ हीट करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे ये 2 हमारे क्या हैं कि ये हमारा फिनाइल आयोडाइड कह लो इसको तुम। ठीक है ना, बेंजीन जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है तो उसको फिनाइल कहते हैं, तो फिनाइल आयोडाइड कह लो या आयोडोबेंजीन कह लो। तो हम ऐसे आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ, वहां हमने सोडियम मेटल लिया था, यहाँ पर हम कॉपर लेंगे, तो जब कॉपर के साथ गर्म करेंगे तो हमें बाईफिनाइल मिलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है रिडक्शन। रिडक्शन देखो मैंने तुम्हें पीछे भी बताया था, रिडक्शन ऑलवेज मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कुछ मैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के भी नाम तुम्हें अभी ब्लैक बोर्ड पर लिखवा दूंगी। तो देखो बेटा, रिडक्शन में क्या करेंगे, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट तुम यहाँ एरो के ऊपर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर निकल एल्यूमिनियम और NaOH का मतलब निकल एल्यूमिनियम इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली ले रखा है, कोई भी ले सकते हो तुम। सोडियम एथेनॉल का मिक्सचर ले सकते हो। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं। तो इसके लिए पर हम स्पेसिफिकली, क्योंकि ये हमारा हेलो एरीन भी है, तो इसी को लें तो और अच्छे से रिडक्शन हो जाता है। तो नीसेंट हाइड्रोजन्स आएंगे। ठीक है, तो नीसेंट हाइड्रोजन्स आएंगे, Cl को भी रिप्लेस कर देंगे, H आ जाएगा और Cl भी H के साथ HCl बनाकर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये पीछे भी हमारा आ चुका है, वहां हमने हेलो एल्केन के लिए देखा था, पर हम यहाँ हेलो एरीन के लिए देख लेते हैं। तो कोई भी हेलो एरीन लो, मैग्नीशियम के साथ गर्म करेंगे, मैग्नीशियम उनके बीच में आकर बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि मैग्नीशियम 2 बॉन्ड्स बनाता है। तो एराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड या एराइल मैग्नीशियम हेलाइड्स, दे आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ठीक है, तो जब एराइल ग्रुप आएगा तो हेलो एरीन से, और जब एल्काइल ग्रुप आएगा तो हेलो एल्केन से हम इसको बना सकते हैं। तो दीज ऑल आर द रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें तुम्हारा और है, दैट इज कॉल्ड पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। मतलब एक से ज्यादा हेलोजन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, उनका इंडस्ट्रियल यूज भी बहुत होता है। तो इंडस्ट्रियली उनके कौन कौन से यूजेस होते हैं, कौन से वो इफेक्ट्स हमारे बॉडी में भी पैदा कर सकते हैं, तो उनको हम थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। ठीक है बेटा, तो कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 1 हेलोजन एटम आर कॉल्ड पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। जैसे हम इसमें देखें, इसमें जब हम इनके यूजेस और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, मतलब हमारी फिजियोलॉजी पर, हमारी बॉडी के मतलब अंदर फिजियोलॉजी समझते हो, जो टिश्यूज का स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो हमारी फिजियोलॉजी पर, हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उन पर क्या इफेक्ट इनका हो सकता है, तो उसको हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डाईक्लोरो मीथेन। ठीक है, एक कार्बन है तो मीथेन, और 2 क्लोरीन है तो डाईक्लोरो मीथेन, CH2Cl2। अब हम इसके पहले यूजेस देखें तो इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेंट रिमूवर। जैसे पेंट वेंट कहीं लग जाता है तो पानी से तो नहीं छूटता ना, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से छूट जाता है, तो इससे हम पेंट को रिमूव कर सकते हैं आराम से। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कपड़े पर लेकर ऐसे रगड़ दें हम तो पेंट हट जाता है, जैसे कि पेट्रोल से हट जाता है। ठीक है, इसी तरीके से। और हम इसको यूज करते हैं एज अ प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट क्या होता है? रॉकेट फ्यूल होते हैं।
रॉकेट में जो हम फ्यूल यूज करते हैं ना, उसको हम प्रोपेलेंट, उसको प्रोपेल करने में, मतलब ऊपर की तरफ ऐसे धक्का देने में वो हेल्प करता है। एंड ऑल्सो यूज्ड एज ए मेटल क्लीनिंग, तो मेटल्स को वॉश करने के लिए, साफ चमकाने के लिए, जैसे कॉपर है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इसकी बॉडी पर क्या होते हैं कि इट एक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि जो हमारा CNS होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन में, सीधा ये उसको इफेक्ट करता है। इट्स ए स्मॉल एक्सपोजर कैन कॉज स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग, मतलब अगर हमारा जैसे बॉडी थोड़ा भी इसके एक्सपोजर में आ जाए, जैसे अगर हम पेंट रिमूवर या इन सब के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमें ग्लव्स पहनने चाहिए, चश्मे लगा लेने चाहिए, ताकि बॉडी पर कहीं डायरेक्ट इसका कांटेक्ट हमारे ना बने। ठीक है, कांटेक्ट बनते ही ये हमारी क्या है, सुनने की शक्ति को, हियरिंग, विजन मतलब देखने की पावर को ये क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। एंड इट्स एक्सपोजर टू हायर लेवल, और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर अगर बॉडी से एक्सपोज हो गई, मतलब बॉडी इसके कांटेक्ट में आ गई, तो इससे डिजीनेस मतलब चक्कर से आने लग जाते हैं। ठीक है, नोशिया, ऐसे उल्टी की सी फीलिंग आने लग जाती है, ऐसे सिर सा घूमने लग जाता है। ठीक है, और इट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर सीधा ही स्किन को टच कर गया तो स्किन को जला भी सकता है। एंड कैन डैमेज द कॉर्निया, और हमारे आंखों के अंदर जो कॉर्निया है उसको भी डैमेज कर सकता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम देखेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3, क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। मूवीज में देखा होगा ना, रुमाल पे डालते हैं और ऐसे करके बेहोश कर दिया, गाड़ी में ठूस के ले गए, तो वो क्लोरोफॉर्म ही होता है बेसिकली। तो ये भी फिजियोलॉजिकली हमें नर्वस सिस्टम को हमारे इफेक्ट करता है। तो इसको हम, इसका एक्चुअल में क्या होता है कि ये थोड़ा सा पॉइजनस कैसे होता है कि जब हम क्लोरोफॉर्म को बोतल में भरते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ मतलब रिएक्ट कर जाता है, जैसे क्लोरोफॉर्म रखा हुआ हो। तो हम इसको बोतल में जब भरते हैं ना, एक अगर इसको लाइट मिल गई और ऑक्सीजन मिल गई तो ये रखा रखा ही कन्वर्ट हो जाता है फॉस्जीन में, COCl2 में। और जो फॉस्जीन होता है ये पॉइजनस होता है, पॉइजनस गैस होती है। तो इसलिए कोशिश हम करते हैं इसको डार्क कलर की बोतल में स्टोर करें ताकि लाइट के कांटेक्ट में आए। एंड अप टू द ब्रिम हम भरते हैं, मतलब बिल्कुल ऊपर तक भर दें, तो उससे क्या होगा कि एयर इतनी ज़्यादा पास नहीं हो पाएगी। ठीक है बेटा, तो फॉस्जीन गैस हमारी नहीं बनेगी क्योंकि वो फिर पॉइजनस होती है। फिर हम उस क्लोरोफॉर्म को यूज़ करेंगे तो वो और ज़्यादा नुकसान करता है। ठीक है, देखो बेटा इसमें लिख रहा होगा क्लोरोफॉर्म कैन ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट and form an extremely poisonous gas called phosgene. To avoid this oxidation, chloroform is stored in the colored bottles and up to the brim, मतलब बिल्कुल ऊपर तक भर देते हैं। अब इसके क्या यूजेस हैं, यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर रबर, ऑयल्स, फैट्स एंड आयोडीन एटसेट्रा। भाई इन चीज़ों को कई बार हमें डिजोल्व करने की जरूरत पड़ती है ना, इंडस्ट्रियली, तो वहाँ पर हम इसको एज सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो यूज्ड इन फॉर्मिंग फेरोन रेफ्रिजरेंट R22। अब ये क्या है, ये भी मैं आगे बताती हूँ कि हम फेरोन्स अभी करेंगे इसी में ही आगे, कि एज रेफ्रिजरेंट हम इनको यूज़ करते हैं, मतलब जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसमें ठंडक पैदा करने के लिए। ठीक है, अभी बताती हूँ, वो फेरोन अभी नेक्स्ट टॉपिक ही है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इसके क्या हैं कि वाज वंस यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक एजेंट इन सर्जरी। एनेस्थीसिया समझते हो कि सर्जरी में एनेस्थीसिया दिया जाता है बेहोश करने के लिए। तो पहले इसको यूज किया जाता था, क्योंकि जैसे मूवीज में भी देखा है कि ऐसे थोड़ा हम बेहोश हो जाते हैं, तो इसको सर्जरी में भी पहले यूज कर लिया जाता था। बट नाउ रिप्लेस्ड बाय लेस टॉक्सिक, पर क्योंकि ये जहरीला भी होता है, टॉक्सिक भी होता है, अगर फॉस्जीन मिक्स हुई तो वो हार्मफुल भी हो सकता है। एक तो है कि खाली बेहोशी लाएं, और एक बेहोशी के साथ जहर भी शरीर में जाए तो वो ठीक नहीं है, है ना। तो इसलिए जो थोड़े कम टॉक्सिक होते हैं और थोड़े सॉफ्टर होते हैं कि बॉडी आराम से झेल सकती है, तो उनको अब हम एज एनेस्थेटिक एजेंट्स हम यूज़ करते हैं। इसको अब हम नहीं करते, क्योंकि क्लोरोफॉर्म कैन डैमेज, लीवर को डैमेज कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है, एंड कैन कॉजेज डिजीनेस, ऐसी सिर सा घूमने लग जाता है, फटीक, थकान महसूस होती है बहुत ज़्यादा, एंड हेडेक, सिर दर्द होने लग जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या था, क्लोरोफॉर्म। अब ऐसा ही होता है आयोडोफॉर्म। भाई Cl की जगह अगर हमारा आयोडीन आ जाए 3, तो दैट इज आयोडोफॉर्म। इट वाज अर्लियर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, तो इसको एंटीसेप्टिक के फॉर्म में आयोडोफॉर्म को बहुत यूज किया जाता था, जैसे घाव हो गए कहीं तो लगा दिया ऐसे। ठीक है, जैसे कि डेटॉल एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, बट इसमें देखो क्या होता है कि ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद स्किन,
तो एंटीसेप्टिक एजेंट एक ऐसे बिहेव करता है कि जैसे बॉडी पर लगाते हैं इसको, तो स्किन के साथ, एयर के साथ रिएक्ट करके आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन फिर एंटीसेप्टिक नेचर बिहेव करती है। तो ड्यू टू इट्स अनप्लीजेंट स्मेल, पर इसको जब लगाते हैं तो बदबू आती थी बहुत। एक तो कोई वैसे चोटिल है, वो एक्सीडेंट से वैसे बेचारा, और उल्टे और आ जाएंगे उसके, तो वो लगाते ही बदबू सी बनने लग जाती थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अब हम इसको रिप्लेस कर दिया है। अब इसको एज एंटीसेप्टिक कोई भाई नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव तो अदर थिंग है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय अदर फॉर्मुलेशंस हैविंग आयोडीन। मतलब उसमें कुछ और खुशबूदार कुछ मिला दिया ताकि आयोडीन की जो बैड स्मेल है वो कवर अप हो जाए। मतलब सीधा खाली आयोडोफॉर्म को नहीं लगाते हैं। ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, सॉरी टेट्राक्लोरोमीथेन, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इट इज़ यूज्ड इन फॉर्मिंग रेफ्रिजरेंट्स। तो इसको हम बेसिकली हम रेफ्रिजरेंट्स के फॉर्म में पहले यूज़ करते थे, वैसे अब थोड़ा अवॉइड किया जाता है, अभी मैं बताऊंगी क्यों। ठीक है। एंड प्रोपेलेंट समझते हो, रॉकेट फ्यूल के फॉर्म में। एंड ऑल्सो यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन मेकिंग ड्रग्स, एंड ऑल्सो यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाने के लिए भी, जो पीछे भी आया था फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अंडर द नेम पायरीन, ये भी उसमें था बेटा। ऑल्सो यूज्ड एज ए स्पॉट रिमूवर एट होम, कि घरों पर भी जैसे कोई दाग धब्बों को साफ करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, बट फिर वही ग्लव्स पहन के। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हम देखें तो इट कैन कॉज लीवर कैंसर इन ह्यूमन बींग्स, कैन ऑल्सो कॉज डिजीनेस, नोशिया, वॉमिटिंग, कोमा में भी इवन इंसान जा सकता है अगर ज़्यादा टाइम इसके कॉन्टैक्ट में रह गया, एंड इवन डेथ। ठीक है बेटा। इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट भी होता है। ठीक है। एनवायरमेंटल इफेक्ट देखो बेटा हमारा क्या होता है कि व्हेन इट रिलीज्ड इन एयर, कि अगर एयर में जैसे ये रिलीज हो जाए, ठीक है, इट कैन डिप्लीट द ओजोन लेयर। तुम्हें अगर ध्यान हो तो बेटा ओजोन होल को तुमने पढ़ा होगा, 10th में भी आया था, 9th में भी आता है। तो जो ध्यान हो तो वहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, CFC। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन रहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हम ये सब और क्या कर रहे हैं, क्लोरीन फ्लोरीन वाले कार्बन के कंपाउंड से तो कर रहे हैं। तो ये CFSC बिहेव करते हैं जैसे कि CCl4 है, पर CFSC बहुत अच्छे रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, मतलब रेफ्रिजरेटर में एज कूलिंग एजेंट ये बहुत अच्छे होते हैं। बट देखो जब यहाँ यूज़ करेंगे तो एयर में भी रिलीज होंगे, एयर में रिलीज होती जब ये ऊपर जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर में, तो ये ओजोन लेयर को ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसको ख़त्म करने लग जाते हैं। तो ओजोन होल होने से अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशंस आने लग जाएंगे धरती पर, जो कि फिर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। स्किन कैंसर है, आंखों को ख़राब करती हैं, ठीक है ना। इवन इसमें मतलब जो म्यूटेशंस भी कर देती हैं प्लांट्स में, उनके मतलब जो DNA है उसके ही नेचर को चेंज करने लग जाती हैं। तो इसलिए अब बैंड है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अब रेफ्रिजरेटर में यूज़ नहीं किया जाता है। लिखा भी होता है बेटा रेफ्रिजरेटर पे, ध्यान से एक स्टिकर लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है नो CFC, मतलब इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बेटा बात। तो इन्हीं को ही हम फेरोन्स भी कहते हैं, जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। जैसे पीछे अभी हमने उसमें एक आया था ना कि भाई ऑल्सो यूज्ड इन फॉर्मिंग फेरोन, जो हमारा वो था क्लोरोफॉर्म था CHCl3। ठीक है, तो वो इसी की ही रिस्पेक्ट में बोला था उसको, फेरोन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेंट्स। तो ये सब हमारे क्लोरीन और फ्लोरीन के कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है बेटा। तो अब तुम देखो बेटा यहाँ पर यही बात लिखी हुई है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर विच कैन अलाउ द UV रेडिएशंस ऑन अर्थ दैट कैन लीड टू स्किन कैंसर, आई डिजीज एंड डैमेज टू इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी को भी इफेक्ट करते हैं। तो इसी से रिलेटेड क्योंकि बारी बारी फेरोन आ रहा है तो हम एक बार फेरोन को देख लेते हैं। क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन। तो मीथेन और इथेन के देखो बेटा जो हाइड्रोजन्स हैं, अगर वो रिप्लेस होते जाएं किससे, क्लोरीन से और हलोजन से, सॉरी क्लोरीन से या फ्लोरीन से, उन्हीं को ही हम फेरोन्स कहते हैं। ठीक है, इन विच ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय हलोजन एटम्स आर कॉल्ड फेरोन। अब उनको हम देखो एक नेमिंग देते हैं, जैसे CF4, उसमें जो 2 डिजिट्स आ रही है ना, पहली डिजिट तो कार्बन एटम के नंबर को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी डिजिट फ्लोरीन के, नॉट क्लोरीन, है ना। अब जैसे कि 1,4 है तो मतलब कार्बन 1 है, फ्लोरीन 4 है। अब अगर 1,3 होता तो उसमें कार्बन 1 होता, फ्लोरीन 3 होते और क्लोरीन 1 होता। मतलब जो क्लोरीन को मेंशन नहीं किया जाएगा। अंडरस्टूड है कि कार्बन की वैलेंसी पूरी किससे होगी, क्लोरीन से, हाइड्रोजन से नहीं होगी, क्योंकि फेरोन्स वो होते हैं जिसमें सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए आइदर फ्रॉम फ्लोरीन और क्लोरीन या बोथ। ठीक है बेटा। तो जैसे कि CFCl3 है तो देख सकते हो फेरोन 1,1, एक कार्बन एक फ्लोरीन। समझ में आ रही है बेटा बात।
क्लोरीन अंडरस्टूड है कि जो बाकी 3 कार्बन की बॉन्ड होंगी वो क्लोरीन से ही बन रही होंगी। ऐसे CF2Cl2, तो इसमें कार्बन 1 है और फ्लोरीन 2 है। अब जैसे जो पीछे था हमारा, देखो R22 आया था ना पीछे, 2 मतलब वो इथेन का है, तो उसमें 2 कार्बन होंगे और 2 फ्लोरीन होंगे, बाकी सारे क्लोरीन होंगे। क्लियर बेटा, अरे बात समझ में। तो ये थे हमारे फेरोन्स। तो इसके भी यूजेस क्या है कि इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड, बहुत जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए बहुत अच्छा रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में हम यूज करते हैं। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर thus used as a refrigerant या कूलिंग एजेंट इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर्स में भी यूज किया जाता है, प्रोपेलेंट के फॉर्म में भी यूज करते हैं, डिओड्रेंट्स में भी यूज होते हैं। ठीक है, शेविंग क्रीम्स में भी, कि भाई एक अच्छा ऐसे सॉल्वेंट हो जाता है ना, तो सफाई अच्छे से हो जाती है। एंड इन इंसेक्टिसाइड्स में भी, इंसेक्टिसाइड्स मतलब जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए दवाइयाँ होती हैं, उसमें भी यूज कर सकते हैं। इनका भी सेम वही एनवायरमेंटल इफेक्ट है बेटा, जो अभी पीछे हमने CCl4 का देखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे DDT। तो DDT बेसिकली देखो, सबको अगर तुमने नाम सुना हुआ है खूब कि भाई हम फसलों में इस्तेमाल करते हैं, कि जो खाद के फॉर्म में नहीं करते बेटा, DDT बेसिकली स्प्रे पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं, दवाई बेसिकली, कि जो ऐसे वाले जो पेड़ पौधे हो गए हैं जिनकी जो क्या कहते हैं उसको तुम अपने कॉमन लैंग्वेज में, खरपतवार हैं या कीड़े लग जाते हैं हमारी फसलों में, तो उनको ख़त्म करने के लिए हम DDT का स्प्रे करते हैं। जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना बेटा, वहाँ DDT पूरी बैंड है कि बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जब खाते हैं उन फसलों को तो वो हमारी बॉडी पर बहुत एडवर्स इफेक्ट लाती है। बट इंडिया क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया ने कोई उनको दूसरा अच्छा उतना ही सस्ता ऑल्टरनेटिव किसानों को प्रोवाइड नहीं कर रखा। अब भाई किसानों की मजबूरी है, वो महंगे पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो उन पे बचेगा क्या, है ना, या तो उनको फसलों का दाम बहुत अच्छा मिले, वो भी नहीं मिल पाता है, तो उनकी मजबूरी है DDT को यूज़ करना, क्योंकि फसल को वो खराब भी नहीं होने दे सकते। ठीक है ना बेटा। तो अब तुम इसको अगर ध्यान से देखो ना, इसका बेटा पहले नाम था, देखो पैरा डैश डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, जो कि इसका ना गलत नाम था, पर ये इसी नाम से इसकी शॉर्ट फॉर्म निकली है। देखो बेटा, डाईक्लोरो का D, डाईफिनाइल का D और ट्राईक्लोरोइथेन का T, DDT, ये तो इसका शॉर्ट फॉर्म इस नाम से निकला, पर इसका सही IUPAC नेम अगर तुम देखो ना, देखो ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, देख सकते हो जो ये मैंने, चलो इसकी प्रिपरेशन को देखो बेटा, हमने 2 क्लोरोबेंजीन लिए। यस मैम। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन यूज नहीं हो रहे, जो उनकी पैरा पोजीशन वाले हाइड्रोजन हैं दे आर यूज्ड। और यहाँ पर हमारा क्या है, क्लोरल बेसिकली देखो बेटा क्या है, जैसे अगर मैं CH3CHO ले लूँ, इथेनॉल का जो CH3 है उसके तीनों H को 3 क्लोरीन से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो तुम देख सकते हो CCl3 हो जाएगा। तो CH3CHO में तीनों हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन आ रहे हैं, CCl3CHO बन गया है, समझ रहे हो, उल्टा करके लिखा हुआ है, तो इसको क्लोरल इसका कॉमन नेम है। अब एल्डिहाइड ग्रुप का O और जो क्लोरोबेंजीन है उनकी पैरा पोजीशंस के H, ये मिलकर वाटर निकाल दो, ऐसी फॉर्म में लिखोगे ना, उसको बनाना DDT को बहुत आसान है। तो वाटर निकलते आपस में जुड़ जाएंगे यहाँ से सारे, तो जो जुड़ के हमें पूरा कंपाउंड मिला दैट इज DDT। अब इसका तुम IUPAC नेम अगर देखोगे तो हम देखो जिसमें क्लोरीन ज्यादा है उसको मेन मानेंगे, तो इथेन को मेन मानेंगे, 2 कार्बन वाली चेन बनेगी। अब वो दोनों हमारे देखो क्लोरोबेंजीन से जुड़े हुए हैं, अब कौन से कार्बन पर, 2 कार्बन पर जुड़े हुए हैं, तो 2 पर हमारे 2 फिनाइल हैं, और उन दोनों ही फिनाइल की अगर 4th पोजीशन पर देखें तो 2 क्लोरो हैं, और ये दोनों एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट हैं, और क्योंकि इनके भी सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन के फॉर्म में, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैं, और एक जैसे, तो हम बिस लगाएंगे इसके लिए, समझ रहे हो ना। तो इसका देखो अब एग्जैक्ट IUPAC नेम क्या बनेगा, 2 बिस, ठीक है ना, 4 क्लोरोफिनाइल, फिर 1 ट्राईक्लोरोइथेन। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको IUPAC। तो ये इसका एग्जैक्ट IUPAC नेम है, बट जो पुराना नेम है उससे हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म निकाल रखी है। ठीक है, तो इसके यूजेस क्या है कि इट इज अ वेरी चीपर पेस्टिसाइड। ठीक है, तो इट इज ए चीपर एंड पावरफुल इंसेक्टिसाइड कह लो, जो पेस्ट लग जाते हैं, इंसेक्ट्स लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े, मतलब जो भी हमारे खराब करते हैं फसलों को। तो यूज्ड वाइडली फॉर शुगर केन,
गन्नों में इसका बहुत छिड़काव किया जाता है। एंड ऑल्सो फॉर किलिंग मॉस्किटोज, मच्छर मारने के लिए भी DDT का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट एनोफिलिस मॉस्किटो, जो एक्चुअल में जो मच्छर हमें खाकर मलेरिया करता है ना, वो एनोफिलिस मॉस्किटो होता है और फीमेल मॉस्किटो होती है, वो मेल नहीं खाता, फीमेल ही खाती है। ठीक है बेटा, तो उसको किल करने में DDT बहुत असरदार रहता है। तुम देखते हो जब ज्यादा मच्छर होते हैं तो दवाई का छिड़काव करते हैं, पर हम अपने कमरों को बंद करते हैं तो हमें घुटन महसूस होती है उससे। Thus मलेरिया इज ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया थ्रू इट्स यूज। तो इंडिया में मलेरिया एक बार बहुत महामारी बनी थी, तो इसकी मदद से निकल गई थी। ठीक है, तो ट्रेजिक, पर इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा ट्रेजिक हैं। इट हैज हाई टॉक्सिसिटी टुवार्ड्स फिश, जब ये पानी में जाता है तो फिशेस को भी किल कर देता है। इट इज ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल, तो ये धरती में भी आसानी से मिलता नहीं है, तो ये पोल्यूशन भी कॉज करने का एक सोर्स बनता जा रहा है। ठीक है, दस डिपॉजिटेड एंड स्टोर इन फैटी टिश्यूज विच कैन इफेक्ट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारे अंदर फिशेस के अंदर जैसे हमारे टिश्यूज में अगर किसी तरह खाने के थ्रू ये गया तो डिपॉजिट होता रहेगा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी एडवर्स इफेक्ट लाता है ऑफ एनिमल्स इफ यूज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। ज़्यादा टाइम तक अगर DDT की से मतलब बनी हुई फसलों को अगर हम खाते रहेंगे। Because of these tragic side effects, it was banned in USA, but in India and in many other Asian countries, it is still used widely due to non-availability of any other cheaper insecticide. ठीक है, और कोई सस्ता हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये मैंने कुछ ऑल्टरनेटिव्स लिखे थे कि अब CFC को अगर यूज नहीं किया जाए एज रेफ्रिजरेंट, तो फिर हम किसको यूज करें? तो जो और अच्छी होते हैं हमारे HFC होती है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, वो हमारा ओजोन लेयर को इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, पर ये ग्लोबल वार्मिंग कर देती है थोड़ी। ठीक है ना बेटा, हाइड्रोकार्बन्स को भी यूज किया जा सकता है, अनहाइड्रस अमोनिया को भी किया जा सकता है, SO2 को भी किया जा सकता है, बट अगर ये लीक हो जाए, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या करते हैं, ये डेंजरस हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट।